शहजादे के लिए भारत के राजा महाराजा अत्याचारी थे। राजाओं को गाली देते हो सुल्तानों पर बोलती बंद हो जाती है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने इसी अंदाज में कांग्रेस को घेरा। खासतौर से राहुल गांधी पर जबरदस्त अटैक करते हुए कांग्रेस पर राजाओं महाराजाओं के अपमान का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के शहजादे एक बयान से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। शहजादे का कहना है कि हजारों वर्षों से राजा महाराजा हमारे देश में हुए, वे सब अत्याचारी थे, लूट लेते थे। कांग्रेस का मकसद यही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास अगली पीढ़ी को पता न चले। पीएम मोदी ने कर्नाटक में तूफानी प्रचार किया। एक के बाद एक 4 रैलियां की। पहली रैली में बेलगावी पहुंचे तो राहुल गांधी निशाने पर थे। आपको तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे। शिवाजी महाराज ने इतनी छोटी छोटी चीजों की चिंता की थी, समाज की भलाई के लिए। आप उनको गालियां दे रहे हो। और उनके मुंह से किसी नवाब के लिए गाली सुनी भाई? किसी सुल्तान के लिए गाली सुनी क्या? किसी बादशाह के लिए गाली सुनी क्या? वोट बैंक। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए और कितना पतन होगा, लोग पूछ रहे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके। राजाओं महाराजाओं को लेकर बयान पर राहुल गांधी को तो घेरा ही, कांग्रेस को औरंगजेब का इतिहास भी याद दिलाया। हमारे राजा महाराजाओं का योगदान शहजादे को अत्याचारी लगता है? आप ऐसे लोगों को माफ कर सकते हो भाई? कर्नाटक सहित पूरा देश का इतिहास है जहां नवाबों ने, सुल्तानों ने, बादशाहों ने आम नागरिकों पर घोर जुल्म किया, अत्याचार किए हैं। ऐसे सुल्तानों ने हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थों को लूटा, उन्हें तबाह किया। लेकिन शाहजादे ने उनको तो क्लीन चिट दे दी और सभी राजाओं महाराजाओं को अत्याचारी घोषित कर दिया। देश को बांटने का कांग्रेस का प्रयास खतरनाक है साथियों, इनसे बचने की जरूरत है। दूसरा दौर बीतने के साथ ही जिस तरह से प्रचार में राजा महाराजा और नवाबों से लेकर औरंगजेब तक की एंट्री हो चुकी है, उससे साफ है कि तीसरे दौर में भी धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए वोटरों को साधने की पूरी तैयारी है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिसे बीजेपी राजा महाराजाओं के अपमान से जोड़ रही है? राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में रैली की थी, जिसमें राजा महाराजाओं का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के इसी बयान को बीजेपी ने राजपूतों का अपमान बताया, कांग्रेस से माफी मांगने की मांग कर दी। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में ही थे, लिहाजा कांग्रेस को घेरने में देर नहीं की। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, वो सब भूल करके उनके घर गए। घर जाकर के सम्मान पूर्वक प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया। और इन्होंने क्या किया? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। असल में कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। 14 सीटों के लिए तीसरे फेज में मतदान है। इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट है।
भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है, लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। भारत की हर सफलता पर उनको शर्म आने लगी है। साउथ में कर्नाटक इकलौता राज्य है जहां बीजेपी सत्ता पर काबिज होती रही है। 2019 में बीजेपी को दक्षिण के राज्यों में 30 सीटें मिली थी, जिनमें 25 सीटें सिर्फ कर्नाटक से थी। लेकिन 2019 में कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस के साथ चुनावी समझौता है। समझौते के तहत जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी बीजेपी को पूरा दमखम अपने खाते की 25 सीटों पर दिखाने की चुनौती है, जो आसान नहीं, क्योंकि कर्नाटक की सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति में कांग्रेस की दखल बढ़ी है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर चुन चुन कर निशाना साधा। हुबली में दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस पे एक बेटी की हत्या हो जाए, कांग्रेस उसमें भी वोट बैंक ढूंढती रही। इस घटना ने कर्नाटक के सामान्य परिवारों के लिए बहुत बड़ी चिंता खड़ी की है, टेंशन पैदा किया है। हर माँ बाप सोचते हैं कि बेटी बाहर भेज दें या न भेजें, अकेली जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। सरकार में बैठे हुए लोग वोट बैंक की चिंता में डूबे हुए हैं। बीजेपी जानती है कि कर्नाटक के जरिए ही दक्षिण के सियासी किले में सेंध लगाई जा सकती है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी 1998 से ही डबल डिजिट में सीटें जीतती रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 1998 के बाद कर्नाटक में 9 सीटों से ज्यादा कभी हासिल नहीं की। वैसे असल नतीजे क्या होते हैं ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, पर इतना जरूर है कि 7 मई तक कर्नाटक में जुबानी जंग और तेज होगा।